डे 8 नीट जेई केमिस्ट्री सीईटी की टेस्ट सीरीज में गाइस आपका फिर स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वही 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जिनकी प्रोबेबिलिटी या उन जैसे क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा हाई है बेटा। ठीक है, तो हम 30 क्वेश्चन सीखेंगे और बेसिक से सीखेंगे बेटा। जेई नीट का सेशन होने वाला है 2026 बैच के लिए, स्पेशली हम लोगों ने ये डिज़ाइन किया हुआ है। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा और आपको सारे कॉन्सेप्ट जीरो से लेकर हायर लेवल तक सब क्लियर कराने वाला हूं। चलो देखते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं बेटा। ये आपका पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गाइस, देखिए क्या कह रहा है। ये कंपाउंड गिवन है अपने को, नंबर 1 2 3 4 5 6 7, मतलब हेप्टेन है। ओके, और इस हेप्टेन से कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनाया है। बच्चों क्या आपको ये पता है कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल दोनों किस रिएक्शन में बनते हैं, किस रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं? मैं बताता बेटा, ये दोनों कैनिज़ेरो के प्रोडक्ट हैं। कैनिज़ेरो रिएक्शन के दोनों प्रोडक्ट होते हैं। और कैनिज़ेरो रिएक्शन तब ही रिएक्शन करते तब होती है जब उसमें विदाउट अल्फा हाइड्रोजन हो, लाइक दिस। इसका मतलब ये बेंजल्डिहाइड है ना। यहाँ कितने कार्बन है? 7। देखो, हमें ऐसा रिएजेंट चाहिए जो इसका एरोमेटाइजेशन भी कर दे और उसके बाद एल्डिहाइड भी बन जाए। बहुत सिंपल बेटा, CrO2 ये इटार्ड रिएक्शन है। क्या रिएक्शन करवाता है? इटार्ड, ध्यान रखना है, इटार्ड रिएक्शन कराता है। और ये रिएक्शन करता है बेटा इस पर, लेकिन हमें पहले तो ये गिवन नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं है। KMnO4 भी नहीं करेगा। Cr2O3, हाँ बेटा ये इसका बना देगा एरोमेटाइजेशन और दैट इज CH3, टॉलिन बन गया। टॉलिन बनने के बाद ये इटार्ड रिएक्शन करेगा, इसको एल्डिहाइड बनाएगा और NaOH डाल के विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, दैट इज दिस प्रोडक्ट। तो अपना आंसर हो चुका बेटा 3rd। क्लियर बात? क्या आंसर समझ में आया बच्चों? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा गाइस, और कैसे? ऐसे क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है बेटा, ये तो तुम्हें आने चाहिए। जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए, फटाफट बताइए भाई जल्दी। देखो क्या कह रहा है कि 50 ml ऑफ 0.2 अमोनिया, मतलब यहाँ पर आप लिख लो अमोनिया की वैल्यूज और यहाँ लिखेंगे हम HCl की। ठीक है, ये कह रहा है वॉल्यूम उसका 50 ml और कंसंट्रेशन 0.2। बेटा मोल्स निकालो जरा, इसके कितना आएगा? 5 दूनी 10, 0.01 है ना। HCl में क्या कह रहा है? 25 ml है, 0.2 मोलर, मतलब 25 इंटू 0.2 तो 25 दूनी 50, 0.05। यस और नो? ओके, 25 0.2, ठीक है। अच्छा, पर मोल्स तो लीटर में निकलते हैं ना। 25 दूनी 50, इसको करो जरा, 25 दूनी 50 दूनी 100, मतलब 1 आया ये तो। और इंटू 10 की पावर -3, इसका कितना आएगा? जल्दी करो, सेम 25 दूनी 50, मतलब ये आया 5। ओके, 5 आया, इंटू 10 की पावर -3। क्या लिख सकता हूँ इसको? 0.005 लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 0.001 लिख सकता हूँ। 5 दूनी 10, अच्छा 10 आएगा तो 0.10 हटेगी। क्लियर हुआ? क्लियर भाई? मोल्स आ गया, मिली मोल्स निकाल दिया मैंने। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इफ पीकेबी कितना बेटा? 7.4। तो पीएच ऑफ द मिक्सचर बताइए, मतलब मिक्सचर का पीएच बताना। कैसे निकालते हैं? जब ये बेस है यहाँ पर, है ना, देखना बेटा, अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, मोल्स ज़्यादा है, तो अमोनिया मतलब सॉल्यूशन टोटल क्या रहेगा? बेसिक, और बेसिक रहेगा तो इसमें POH निकलेगा, PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, इसी इक्वेशन से निकलेगा।
हमें पीके भी पता है, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन और एसिड की बेस और बेस की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए भाई, ठीक है। चलो, नंबर ऑफ NH3 मोल्स कितने बचे हैं? NH3 रिमेन्स कितना आएगा बेटा? 0.01 माइनस 0.005 इक्वल टू 0.005। क्लियर? इतने मोल्स आए। तो टोटल वॉल्यूम क्या है बेटा? टोटल वॉल्यूम कितना? टोटल वॉल्यूम 50 और प्लस यहाँ कितना बच्चों? 25। टोटल वॉल्यूम 75 है अपने पास में, है ना। कॉन्सेंट्रेशन निकाल दो अब इसकी। कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू मोल्स, ये रहा। अच्छा एक चीज़ और, इसकी रिएक्शन देखो पहले भाई। NH3 प्लस HCl बना क्या है? NH4Cl, है ना। अब ये कह रहा कि Cl जो है वो कितना बेटा? 0.005। तो ये भी तो 0.005 ही बचा और ये भी 0.005 ही बच गया, क्योंकि ये हमने यहाँ से निकाला अभी। तो बस दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? बराबर हो गई, बराबर हुई। मोल्स बराबर हैं तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन भी बराबर होगी या नहीं होगी? जल्दी बताओ। यस भाई, मोल्स बराबर हैं तो कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगी, क्योंकि उसका वॉल्यूम भी बराबर है। तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि POH इक्वल टू PK भी कितना मेरे पास में? 4.75 प्लस लॉग, ये जो इक्वल है तो ये कट जाएगा बेटा कितने से? ये कट के आएगा 1 और log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। क्या आया? POH इक्वल टू 4.75 आ गया, आया। अब ये तो POH है, मुझे बताना था pH इक्वल टू क्या होगा? 14 माइनस POH, तो 14 माइनस 4.75 इक्वल टू 9.25। देखो किधर है, दैट इज द आंसर। क्लियर है? हमको ऐसा पढ़ना है कि क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 गाइस, क्या कह रहा क्वेश्चन? एक बार ध्यान से पढ़िए। What is the correct order of the following element with respect to their density? बेटा डेंसिटी बतानी है हमें। एलिमेंट सारे कौन से हैं? क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट है बेटा। क्या होता है डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम। अब मुझे ये पता है कि जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो मास तो इंक्रीज होता है बेटा, है ना, और वॉल्यूम क्या होता है? डिक्रीज होता है। अगर मैं यहाँ से इधर जा रहा हूँ, मास इंक्रीज, मास बढ़ा, डेंसिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम डिक्रीज तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब जो ये मेरे पास है, अगर बनाना चाहें तो आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, यही होना चाहिए बच्चों। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या कि जिंक का वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है, और जब जिंक का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो डेंसिटी कम हो जाएगी बेटा, और डेंसिटी कम हुई इसलिए जिंक को पहले लिखा जाएगा। तो ऑप्शन बनेगा जिंक, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर। ढूंढो किधर है बेटा? जिंक पहले, कॉपर लास्ट। जिंक लास्ट हटाओ, क्रोमियम लास्ट हटाओ, आयरन लास्ट हटाओ, बस हो गया। क्लियर रहा? क्लियर रहा कॉन्सेप्ट? देखो मैंने चुटकी में सॉल्व कर दिया। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, ऐसे क्वेश्चन ना जब भी आपको कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन दिखे, मैंने आपको इसको टेस्ट सीरीज नंबर 3 में भी समझाया था, ऐसा विद इन सेकेंड इसका आंसर आएगा। देखना कैसे आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आप बस जब भी हाइड्रोकार्बन कॉम्बिनेशन आए डायरेक्ट लिखो CXHY, ये हाइड्रोकार्बन है बच्चों, प्लस इसमें ऑक्सीजन जो रिक्वायरमेंट होती है X + Y = 4, इसमें ऑक्सीजन होगी, और यहाँ से जो बच्चों CO2 जाएगा XCO2 + YY2 H2। अब देखो गिवन क्या, विद इन सेकेंड आंसर नहीं आई ना तो पढ़ाना छोड़ दूंगा बेटा। ध्यान से देखो, ये कह रहा है 4 इक्विवेलेंट वाटर। अगर ये 4 इक्विवेलेंट है बेटा तो Y बराबर कितना हो गया? 8 हुआ या नहीं हुआ? जल्दी बताइए।
और अगर y बराबर 8 हुआ तो इसका मतलब h8 है। हटाओ, ये 3 आंसर हो सकते हैं। x निकालो, x प्लस वाई की वैल्यू पुटअप करो, 8/4 इक्वल टू, और O2 कितना था 11, तो ये आया 2 और x बराबर 11 - 2 इक्वल टू 9। दिस इज द आंसर। बोलो आया, 1 मिनट से पहले आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, समझे। चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 गाइस, देखिए क्वेश्चन पहले आराम से पढ़िए, शांति से पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो। कंसिडरिंग एसिटिक एसिड डिसोसिएट इन वाटर, इट डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब आपको Ka की वैल्यू गिवन है एसिटिक एसिड के, कितनी बेटा 6.25 × 10⁻⁻5। If 5 ml of acetic acid is dissolved in 1 liter water, the solution will be freeze at this डिग्री सेल्सियस। प्रोवाइड प्योर वाटर फ्रीज एट 0। x की वैल्यू बतानी है बेटा। यहाँ पर देखो मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, पहले आप माइंड में इस क्वेश्चन की इमेज बनाओ। क्वेश्चन कह रहा है कि हमने एसिटिक एसिड वाटर में डाल दिया, तो जब डालते हैं तो वो वाटर में क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। आपको पता है भाई एसिड डिसोसिएट ही होता है ना, ठीक है। अब कह रहा अगर मैं उस एसिड का 5 ml डालता हूँ वाटर में, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कुछ कम होता है, जो इतना होता है। बस आपको यही बताना कि कितना कम हुआ। तो बेटा जब मैंने 5 ml डाला तो मुझे वेट निकालना पड़ेगा उसका, है ना। बात क्लियर है। चलो देखो सॉल्यूशन करते हैं बेटा इसका, ठीक है। सॉल्यूशन करो। इसने कहा कि वॉल्यूम जो है एसिटिक एसिड का वो है 5 ml, और बेटा डेंसिटी गिवन है एसिटिक एसिड की कितनी, रो गिवन है बेटा एसिटिक एसिड की कितनी 1.2। तो क्या मैं यहाँ से इसका मास निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है रो इक्वल टू m/v, मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 1.2 × 5, 12×5 = 60, दैट इज 6। ये आ गई बच्चों डेंसिटी, मतलब मास आ गया 6 ग्राम है ना, 6 ग्राम, ठीक है। अब मैंने ये ग्राम निकाल लिया बेटा। अब क्या मैं ग्राम से इसके मोल्स निकाल सकता हूँ कि 6 ग्राम में कितने मोल्स होंगे, निकाल सकता हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इन 6 ग्राम एसिटिक एसिड कैसे निकालते हैं बेटा, वेट 6 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना गिवन था इसका 60। चलो ये भी आ गया भाई 10 और ये आ गया 0.1, ठीक है। चलो अब इसका मोल्स तो मैंने निकाल लिया, क्या मैं इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकता हूँ कि कितना डिसोसिएट हुआ है, मतलब सॉरी अल्फा डिसोसिएशन निकाल सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, कैसे निकलता भाई अल्फा, अल्फा इक्वल टू √Ka/C, इससे निकलता है। हम ड्राइव करेंगे कैसे, देखो बच्चों जब मैंने CH3COOH को वाटर में डिसॉल्व किया तो क्या बना CH3CO नेगेटिव प्लस H। अगर मैं आपसे कह दूं कि ये फिलहाल क्या था 1 था, ये 0 0, ये 1 - अल्फा, ये अल्फा और ये अल्फा, है ना। ऐसे ही करते हैं, ठीक है, ऐसे ही करते हैं। तो ये क्या आता है बेटा, ये अगर कॉन्सेंट्रेशन है तो यहाँ C ले लो, इसको C करो तो ये C अल्फा और ये C अल्फा, क्या आएगा Ka इक्वल टू C अल्फा C स्क्वेयर अल्फा स्क्वेयर अपॉन में ये C - अल्फा, यही होता है ना, C अल्फा। तो हाँ C अल्फा हो गया। C को यहाँ से जब हम कॉमन ले लेते हैं तो C अल्फा स्क्वेयर इक्वल टू C 1 - अल्फा, C से एक C कैंसल, C अल्फा स्क्वेयर बाई 1 - अल्फा। बोले बात क्लियर होती है। ये निकाल लिया मैंने Ka, और इसी से मुझे पता है कि 1 - अल्फा ये 1 बहुत कम है ये, है ना। तो इसको अगर मैं 1 के इक्वल रख दूँ तो क्या ये वैल्यू है कैंसल, क्लियर। और ये वैल्यू कैंसिल हुई तो C अल्फा क्या होगा यहाँ से Ka इक्वल टू C अल्फा स्क्वेयर, बेटा C को इधर लेकर जाओ Ka/C और √, इक्वल टू अल्फा। बात क्लियर। कांस्टेंट अल्फा की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि Ka की वैल्यू मुझे पता है
6.26 इंटू 10 की पावर -5 बाई कॉन्सेंट्रेशन 0.1 अंडर रूट इक्वल टू अल्फा। क्लियर बेटा? सॉल्व करो इसको भाई, पॉइंट है तो इसको क्या कर लो, यहाँ पर 0.4 कर दो बस। ये लो 4 कर दिया क्योंकि ऊपर जाएगा और ये यहाँ से कैंसिल। ठीक है, 626 मतलब ये 25 के समथिंग आएगा। क्या आएगा? 2.5 इंटू 10 की पावर -2 अल्फा आ गया बेटा। आ गया अल्फा, इतना आ गया बच्चों अल्फा। अब क्या करना मुझे निकालना क्या है, ये वाली। तो बेटा हमें ये पता है कि अल्फा मैंने निकाला यहाँ से, है ना। और अगर यहाँ की बात की जाए तो बेटा यहाँ पर वेंट ऑफ फैक्टर क्या निकल कर आएगा, ज़रा बताइए। अगर मैं इसकी बात कर लूँ तो ये जैसे 1 माइनस अल्फ़ा था, ये प्लस अल्फ़ा और ये प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, तो ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस अल्फ़ा, ये इक्वल टू आई हो गया। तो ज़रा अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ रखो और आई निकालो यहाँ से। आई इक्वल टू कितना आया, 1 प्लस, बेटा इसको ज़रा कोई बात नहीं, क्या आएगा ये 1 प्लस 2.5 मत करो इसको करो आप सिंपल, क्योंकि 2 हैं तो 2 पॉइंट लगाओ, 0.025 है ना। तो ये आएगा 0.025, तो ये आएगा बेटा 1.025। क्लियर? आई आ गया मेरे पास में। अब मुझे क्या करना है, इस आई की वैल्यू, क्यों थोड़ा सा लेंथी हो रहा बेटा क्वेश्चन, है ना। हमें क्या पता बच्चों, हमें ये पता है कि डेल टी एफ इक्वल टू आई के एफ इंटू एम होता है नहीं होता। चलो तो डेल टी एफ मुझे निकालना है, ये गिवन है बेटा कितना, माइनस एक्स इंटू 10 की पावर -2 इक्वल टू आई की वैल्यू निकालनी मैंने कितना, 1.025 इंटू के एफ गिवन है कितना, 1.86 इंटू एम मोलरिटी। देखो वेट गिवन था, कितने ग्राम था बेटा, कितने ग्राम था इसका। अच्छा मोल तो वैसे ही ऑलरेडी निकाल लिया हमने, 0.1 मोल्स। और ml ऑफ एसिड 1 लीटर इंटू 1 लीटर, ये लो 1000 मतलब 1 ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ये रहे और ये 1 रहा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बेटा x की जो वैल्यू आएगी बच्चों, वो आएगी आपकी 0.9 आएगी बेटा, 0.9। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे आप, और जब 0.9 आएगी तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि ये 19 इंटू 10 की पावर -2 हो जाएगा। क्लियर? और जब 19 10 की पावर x की वैल्यू क्या है यहाँ पर बेटा, 9 ही है। कितना, 19, ये रहा 19। क्लियर? समझ में आया क्या? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। और हमने इसको कैसे समझा है, हमने इसको पहले अल्फ़ा निकाला, अल्फ़ा निकालने के बाद आई कैलकुलेट किया, और जब आई आ गया तो मैंने उसको इस फॉर्मूले में पुटअप किया। ठीक है, बस कैलकुलेशन आपको करनी थी, आंसर हो गया। क्लियर हुआ? चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 गाइस क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिड कार्बन इन ए साइकिल। बेटा यहाँ पॉइंट ध्यान देने की बात, उसने कहा कि इस मॉलिक्यूल का ए साइक्लिक ही बन सकता है। ओके, उसने साइक्लिक को कंसीडर नहीं किया। कह रहा है sp3 का हाइब्रिड कार्बन बताइए। अब बेटा कैसे बताओगे, तो देखो ऐसी क्वेश्चन जब भी फॉर्मूला गिवन रही ना, आप उसका DBE निकालो। क्या निकालना होता है, DBE, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। कैसे निकलता है, C4H5N का निकालना मुझे। देखो 2 + 2C + N -H -X/2, इस फॉर्मूले से निकलेगा बेटा। 2 तो यहाँ फिक्स, प्लस 2 × C क्या बेटा, नंबर ऑफ कार्बन, प्लस नाइट्रोजन कितने बेटा 1, माइनस हाइड्रोजन कितने 5/2। सॉल्व करो, क्या आया
2 टू 8, 2 प्लस 8 प्लस में ये कितना माइनस का 4/2 कितना बेटा 8 2 10 माइनस 4 6/2 3। इसका मतलब डी बी आया 3। बेटा अगर डी बी 1 आता हो इसका मतलब या तो उसमें एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, या फिर उसमें एक रिंग है। लेकिन रिंग तो हमसे पूछा ही नहीं है उसमें, तो हम डबल बॉन्ड कंसिडर करेंगे। अगर डी बी 2 आता है या तो उसमें 2 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड, या फिर उसमें एक ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ लिखोगे ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर। और अगर 3 है या तो उसमें एक डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड। ओके क्लियर बात, यस और नो। चलो देखें, या फिर उसमें तीनों ही 3 डबल बॉन्ड, ये भी कंडीशन बन सकती है। बट अब कार्बन है मेरे पास में 4, चलो 4 कार्बन लिखो पहले, 1 2 3 4 हो गई। अब ये कह रहा कि नाइट्रोजन है उसमें, ठीक है। sp3 कार्बन देखने, देखो अगर मैं यहाँ पर एक कार्बन लिख दूँ और ये ट्रिपल बॉन्ड n लगा दूँ बेटा, है ना, और एक डबल बॉन्ड यहाँ लिख दूँ, हो गया क्या 3 dB। ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2 dB बेटा, डबल बॉन्ड के लिए 1 हो गया। और यहाँ CH3 जरा कैलकुलेट, हाइड्रोजन कैलकुलेट करो बेटा, 3 एक 4 और एक 5। हाँ भाई क्लियर हो गया, स्ट्रक्चर कंप्लीट हमने बना लिया। और sp3 कार्बन केवल बेटा 1, आंसर आ गया अपना 1, किधर ये रहा। क्या ऐसे क्वेश्चन को आपने सीखा, मजा आया ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 गाइस क्या कह रहा है, इफ 80 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट 5s2 इज डिजॉल्व इन deionized वाटर टू मेक 5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस और द वैल्यू ऑफ एक्स। बेटा कॉन्सेंट्रेशन पूछा हुआ आपको, मतलब मोलैरिटी पूछी हुई है। कि देखो कैसे निकालते हैं, आपको पता होगा, कॉन्सेंट्रेशन निकालना है ना। कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकलता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इनटू 1000। लेकिन ये कह रहा है कितना वेट है बेटा, n कैसे निकलेगा, n निकलेगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 249.54। ओके चलो वैल्यू पुटअप करो यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेशन से इक्वल टू 80/249.54 इंटू 1/5 लीटर। 5 लीटर दिया बेटा, 5 लीटर इसमें दिया, ये रहा। तो मुझे यहाँ 1000 लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सॉल्व करो, 5 से 16 पंजे 80। अब बेटा ये हो नहीं सकता इससे, तो क्या किया जाए, देखें 16 से हो सकता है, 16 एकम 16 ना। कैलकुलेट करो भाई इसको, 0 हटा लीजिए, 2 पॉइंट लगाओ, ठीक है। 1600 ये 2 4, ठीक 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 ठीक, ये आएगा बेटा आपका 1600 हो गया है ना। ना जाने कि 0 एक 0 लगाइए, अब 16000 24 एक 0 लगाइए, ठीक है। तो 24 पंजे 120 और 24 छिक्के मतलब 6, 144, 6 7 में ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 वाले में आंसर आएगा भाई, है ना। 24 छिक्के 144 होते हैं ना, ये 160 है, ठीक है। तो देखो 50 नहीं, ये आंसर होगा, हमने अप्रोक्स में आंसर लगा दिया बेटा, ठीक है। देखो कुछ कैलकुलेशन ऐसी होती है जो अगर ना हो ना तो अप्रोक्स लेकर आओ, राइट आएगा, ठीक है। ये केमिस्ट्री में होता है, ध्यान रखना इस बात को। चलो क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। और देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनाया गया है, लेकिन इसमें ना ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा कॉन्सेप्ट पूछा गया कि देखकर लगेगा सर नहीं पता भाई। क्योंकि केमिस्ट्री के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, अगर आता है तो 100%, नहीं आता तो नहीं आता भाई। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है अमॉन्ग द फॉलोइंग एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर, ये बच्चा एलोट्रोप्स है, अल्फा बीटा S2 फॉर्म। ये कह रहा है विच विल शो पैरामैग्नेटिज्म
अब अगर पैरामैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ध्यान नहीं जाएगा आपका वहाँ पर। कैसे? क्योंकि पैरामैग्नेटिज्म में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना। अब बीटा और ये जो अल्फा, ये तो S8 होते हैं और ये S2 है तो मतलब O2 लाइक हो गया, और अगर O2 लाइक हुआ तो O2 तो पैरामैग्नेटिक होता है बेटा, इसका मतलब S2 क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। लेकिन S8 में नहीं होता भाई, बात खत्म, दोनों में नहीं होगा, इसमें होगा बस। अगर किसी का ध्यान गया O2 की तरफ तो आंसर आएगा, और अगर O2 की तरफ ध्यान नहीं गया तो आंसर गया भाई हाथ से, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को ना नहीं भी आता ना तो भी दिमाग से थोड़ा सोचो, हो सकता है आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता है, क्वेश्चन तुम्हें सारे आते हैं, प्रॉब्लम है बस तुम उसको सोच कैसे पा रहे हो, ठीक है। उसको अच्छे से सोचो, ध्यान दो और आंसर आएगा फटाफट से। चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 गाइस क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? बेटा कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इसमें? कह रहा HClO4 इज ए वीकर एसिड देन HClO3? नो। HNO3 स्ट्रॉन्गर एसिड देन HNO2? यस। H3PO3 स्ट्रॉन्गर एसिड देन HNO2? नो। HF इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HCl? नो। बेटा इसका आंसर था सेकंड। देखिए अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जिससे आपका ऑक्सी एसिड्स का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो क्या बेटा, सबसे पहला पॉइंट बेटा, अगर जो सेंट्रल एटम है, इफ सेंट्रल एटम बिलोंग सेम पीरियड, अगर सेंट्रल एटम बिलोंग करता सेम पीरियड से बेटा, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। याद रखनी है ये बात, ओके। सेकंड, सेम पीरियड से बिलोंग किया तो ये हुआ। इफ सेंट्रल एटम सेम, अगर सेंट्रल एटम सेम है तो बच्चों एसिडिटी जो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये भी याद रखना है, ठीक है। इफ डाउन द ग्रुप, इफ डाउन द ग्रुप, अगर डाउन द ग्रुप की बात करें तो एसिडिटी इंक्रीजेस। ये आपको पॉइंट याद रखना। अब देखो मैं इन पॉइंट्स को कैसे अप्लाई करता हूं यहां पर बेटा। HClO4 इज वीकर एसिड देन, बेटा यहां क्लोरीन यहां क्लोरीन, सेंट्रल एटम सेम तो ऑक्सीजन पर डिपेंड करेगा, इसका मतलब दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कि वीक दिखाया हुआ इन्होंने, गलत। HNO3 नाइट्रोजन ऑक्सीजन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, बिल्कुल राइट। बेटा यहाँ फॉस्फोरस यहाँ नाइट्रोजन, ये स्ट्रॉन्गर होना चाहिए था लेकिन लिखा ये गलत। HF HCl दोनों डाउन द ग्रुप है तो HCl अच्छा होना चाहिए लेकिन उन्होंने बोला HF है। क्लियर है? तो ये पॉइंट आपको 101% याद रखने हैं। इन्हीं से आपका कोई भी ऑक्सी एसिड्स हो उसमें ऑक्सीडिटी एसिडिटी कुछ भी पूछा जाए तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 गाइस, देखो मैं पहले भी बता चुका हूं कि लेंथी जितना क्वेश्चन होगा उतना ही इजी क्वेश्चन होगा, उतना ही इजी क्वेश्चन होगा, ध्यान रखनी है ये बात आपको। और देखो सॉल्व कैसे करना है, थोड़ा सा हम इसमें टैक्ट लगाएंगे। कैसा? ये कह रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ओके ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा ए, ठीक है। अच्छा जिसको आंसर पता है ना वो इस वीडियो को यहीं स्टॉप करो और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ, इसका फटाफट बताओ। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए ऑन रिएक्शन विद NH3, मतलब ए ने रिएक्शन की बेटा NH3 से, ठीक है। ये कह रहा फॉलोड बाई हीटिंग, और हीटिंग हो गई, कंपाउंड बना बेटा B, इसको फिर स्ट्रॉन्ग हीटिंग किया और कंपाउंड बन गया C, ठीक है। C ऑन सिक्वेंशियल रिएक्शन इथेनॉलिक KOH, मतलब यहाँ पर डाला हमने अल्कोहलिक KOH, साथ में RX अल्काइल क्लोराइड RCl है, ठीक है, और हाइड्रोलिसिस किया तो विद गिव्स ए प्राइमरी अमीन, और बेटा यहाँ बना RNH2 प्राइमरी अमीन। देखो क्या आपको पता है कौन सी रिएक्शन बेटा? दिस इज हॉफमैन
डिग्रेडेशन रिएक्शन है ना, नहीं दिस इज थैलेमाइड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? थैलेमाइड, PH थैलेमाइड रिएक्शन। ये गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन है बेटा, हॉफमैन नहीं, दिस इज गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। और गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन में यहां पहले क्या होता है बच्चों? पहले होता है यहां पर दिस एसिड, और इसका नाम क्या है भाई? कोई नाम बताएगा मुझे इसका? एक तो बेंजोइक एसिड होता है ना। ये कौन सा एसिड है भाई? जल्दी। थैलिक एसिड भाई, थैलिन है ना, थैलिअमाइड है तो थैलिक एसिड हुआ। ध्यान रखना, देखो ये क्वेश्चन ना 2-3 बार आया है। अभी रिसेंट 2026 में ये क्वेश्चन आया था, आपको 4 ऑप्शन ऐसे गिवन थे और उसमें ये बोला गया था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन या कौन सा मॉलिक्यूल यहाँ पर एनहाइड्राइड बना सकता है। तो बेटा एनहाइड्राइड कौन बना सकता है? यही बना सकता है, क्योंकि यहाँ 5 मेंबर रिंग स्टेबल बन सकती है। लेकिन इसमें बन ही नहीं सकता क्योंकि इसमें एल्डिहाइड है, इसमें अल्कोहल है और इसमें दोनों एल्डिहाइड है। तो मुझे जब भी मैं हीटिंग करूँगा वाटर एलिमिनेट होगा, तो मुझे चाहिए थैलिक एसिड। क्लियर है बात? चलो हमने आंसर निकाल दिया इसका, कौन सा? दिस इज द आंसर। क्लियर रहा? चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 गाइस क्या कह रहा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन कैन बी अकोमोडेटेड इन सेल विद N4। N की वैल्यू 4 है बेटा, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? जल्द से जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। 1 सेकंड का आंसर है बच्चों, 1 सेकंड का। पता क्या फॉर्मूला लगेगा? देखो, जब भी N की वैल्यू गिवन रहे तो अगर मुझसे पूछा जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो 2n² रख दो बेटा। 2 × 4 का स्क्वायर, 4 × 16 2 × 32, दैट इज द आंसर। बोला ना 1 सेकंड का आंसर था, उड़ा दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा बेटा एक मॉलिक्यूल गिवन और उसमें हाइब्रिडाइजेशन बताइए ABC की। जल्दी से जल्दी फटाफट विदिन सेकंड का आंसर, ये भी जल्दी बता दीजिए। चलो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं बेटा। देखो Hb ऑफ कार्बन, इसके निकालने के तरीके सुनो बेटा। पहली बात तो ये है कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। अगर वो 4 बॉन्ड में है तो 4 बॉन्ड में तो ऐसे भी हो सकता है बेटा, और 4 बॉन्ड में वो ऐसे भी हो सकता है ना। ध्यान सुनना, अगर चारों सिंगल बॉन्ड तो 4 बॉन्ड है, 4 ऑर्बिटल समझो, और ऑर्बिटल को S और P3, एक S है उसमें और P के 3, ये तो होते ही हैं। S हमेशा सिंगल होता है, P में कितने होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो हमने इन 4 ऑर्बिटल को S और P3 में डाल दिया। आ गया भाई? इसमें एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, तो 3 ऑर्बिटल समझो, और अगर 3 ऑर्बिटल तो एक S और P में 2। यहाँ एक सिग्मा 2 ऑर्बिटल समझो, 2 ऑर्बिटल हैं तो S और P। अब निकाल सकते हैं भाई हाइब्रिडाइजेशन कैसे? यहाँ तीनों हाइड्रोजन, मुझे पता है हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, तो ये sp3 ढूंढो। AsP3 इसमें है, इसमें है, इसमें है, सब में है। आओ इस पर भाई, यहाँ ये क्या है? कार्बन, इधर एक सिंगल, एक इधर सिग्मा, एक इधर सिग्मा, 3 सिग्मा, तो ये वाला sp2 ढूंढो किधर है भाई? लास्ट sp2, ये इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी है ना। अब इसकी बात करते हैं भाई, एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा, तो ये भी sp2, तो ये रहा, ये भी sp2, ये sp है, ये गलत हुआ। बोलो क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लगता है, आंसर आने में सेकंड लगता है। चलो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। और बोला क्या, पहले थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे। कह रहा रिएक्शन ऑफ कोबाल्ट का कोई कॉम्प्लेक्स है H2O6 2 positive with excess ammonia and in presence of oxygen result in a diamagnetic product. Number of electrons present T2G। मतलब आपको बताना कि T2G में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। बेटा एक बात ध्यान से सुनना, इसके बारे में कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। देखो, अगर कोबाल्ट H2O6 है 2+ है, तो ये मॉलिक्यूल होता है हाई स्पिन का। ध्यान रखना, H2O इसमें कैसा बिहेव करेगा? वीक फील्ड।
वीक फील्ड, ओके। लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल बन जाता ये H2O6 3+, तो बेटा अब ये बनता लो स्पिन का, और H2O यहां पर हो जाता है स्ट्रॉन्ग फील्ड। ध्यान रखनी है आपको ये बात, ओके। क्लियर रहेगी ये बातें। चलो कोबाल्ट है ना, देखो क्या कह रहा है। ये जो मॉलिक्यूल था CO H2O6 2+, जब मैंने इसको एक्सेस NH3 में डाला और क्या प्रेजेंस है, ऑक्सीजन, तो बेटा ये बनता है CO NH3 और 3+ 6H2O बाहर। बेटा यहाँ 2+ था, यहाँ 3+ बना, इसका मतलब ये बन गया लो स्पिन। यहाँ क्या था, हाई स्पिन। अगर यहाँ मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो बेटा कोबाल्ट जो होता है 27 एटॉमिक नंबर, मतलब आर्गन से लगाओ तो 4s2 और 3d7 हो गए 17 बेटा, हो गए 18 और 2 20 और 7 27। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालने तो कॉन्फ़िगरेशन बची 3d7। क्लियर। लेकिन अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया, क्योंकि कोबाल्ट क्या हो गया, +3 हो गया, तो ये आया 3d6। ठीक है, 7 था, यहाँ क्या हो गया, 6 हो गया। ये पूछ रहा है कि जब इसकी स्प्लिटिंग होती है ऑर्बिटल की, तो बेटा ये ऐसा होता है, कुछ पता हो तो, ये T2G और ये EG। मैंने कहा ये लो स्पिन है, लो स्पिन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे बेटा, ऐसे ऊपर थोड़े जाएंगे। इसका मतलब T2G में कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ढूंढो जल्दी फटाफट से, 2 5 4 6, यस आंसर हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लगा, आंसर तो चुटकी में आया। चलो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बेटा क्या कह रहा है, फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट, मतलब मुझे प्रोडक्ट बनाना है। क्या गिवन है बेटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, गिरगना डाला हुआ है कॉपर की प्रेजेंस। बेटा सारी कहानी यहाँ छुपी हुई है। देखो अगर मैंने कहा ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, ध्यान से सुनना भाई कहानी, अगर सिंपल RMGX डाला और कॉपर नहीं है तो ये होगा यहाँ अटैक, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इस केस में, ठीक है। लेकिन अगर ये हो जाए RMGX ही कॉपर की प्रेजेंस में, अब ये बन गया बेटा सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। इसको स्ट्रॉन्ग की जगह हार्ड भी बोल सकते हो। और सॉफ्ट है तो बेटा ये यहाँ अटैक करेगा, और जब ये रेजोनेंसली इधर जाएगा कॉन्जुगेशन के थ्रू। बात समझ में आई। कॉपर हुआ तो यहाँ अटैक, और अगर कॉपर नहीं है तो डायरेक्ट अटैक। देखो अब इस वाले में तो इसका अटैक डायरेक्ट कराया, यहाँ पर आंसर नहीं है क्योंकि कॉपर है। इस वाले में अटैक यहाँ हुआ है ME का, हाँ हो सकता है बेटा। लेकिन एक बात बताइए मुझे कि ये बॉन्ड इधर कैसे लग सकता है, क्योंकि जब इस पर अटैक होगा, मैं यहाँ रिएक्शन करके दिखाता हूँ आपको, डबल बॉन्ड हो यस, तो CME जो है वो रिएक्शन करेगा नेगेटिव फॉर्म में, यहाँ ये ऊपर गया, ये इधर आया, क्या बना बच्चों, दिस इज O नेगेटिव, ऐसे बना। बोलो यस और नो, जल्दी बताओ। यस। अब इन्होंने ये जैसे डोनेट करवाए इधर लगाया हुआ है, तो ये तो नहीं लगेगा, होगा क्या भाई, यहाँ O डबल बॉन्ड होना चाहिए, कैसे रहेगा वो देखो, NPR है ना बेटा लास्ट में, PR और I, तो जब ये यहाँ डोनेट करेगा तो ये बॉन्ड उठ कर जाएगा प्रोपाइल के पास और आयोडीन बाहर। इसका मतलब यहाँ लगेगा आइसोप्रोपाइल, ढूंढ मतलब प्रोपाइल ढूंढो किधर है, ये रहा, बस ये हटाओ। क्लियर। कीटोन दोबारा से बन जाता है कॉपर वाले में, ध्यान रखनी है ये बात आपको। कॉपर वाले में अगर सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है ग्रिग्नार्ड, तो जो कीटोन होता है पहले वाला वो दोबारा बन जाता है, वैसे ही रिफॉर्म हो जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है भाई, JEE नीट दोनों पूछ रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन, और बहुत आसानी से एक ट्रिक से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं। देखो, टोटल नंबर ऑफ ट्राइपेप्टाइड पॉसिबल बाय मिक्सिंग ऑफ वेलिन एंड प्रोलिन। सबसे पहले जब भी तुमसे पूछा जाए ट्राइपेप्टाइड पेंटापेप्टाइड्स, ठीक है, ध्यान रखना है
उसका नंबर लिखो। ट्राईपेप्टाइड पूछा बेटा, ट्राईपेप्टाइड, इसका मतलब ट्राईपेप्टाइड मतलब 3, ठीक है। और टोटल अमीनो एसिड कितने, टोटल अमीनो एसिड कितने, 2। तो आपसे पूछा टोटल ट्राईपेप्टाइड फॉर्म, क्या पूछा उससे, ट्राईपेप्टाइड पूछा। तो टोटल ट्राईपेप्टाइड फॉर्म, ध्यान रखना बेटा, क्या करना आपको, जो अमीनो एसिड आते हैं उसकी पावर में उसके पेप्टाइड्स फॉर्म करवा दो, अमीनो एसिड्स की पावर में उसके पेप्टाइड लिख दो, बस। टेट्रा पेप्टाइड पूछता तो 4 आ जाता, पेंटा पूछता 5, इसका मतलब आंसर आया 8, ध्यान रखना। अब आप कहोगे सर ये वेलिन प्रोलिन है, 8 कैसे बना सकते हैं भाई, इन्हीं को बार बार यूज किया जाएगा भाई, 3 बार है ना, देखो वेलिन वेलिन वेलिन, प्रोलिन प्रोलिन प्रोलिन, हो गया। अब 2 बार वेलिन लो, 1 बार प्रोलिन लो भाई। अब क्या है, 1 बार वेलिन लो, 2 बार प्रोलिन लो, हो गया। सेम ऐसे ही 1 बार प्रोलिन, 1 बार फिर प्रोलिन, फिर वेलिन, आगे पीछे करते रहो इनको ही बस। तो कितने टाइम्स, 8 टाइम्स आएगा, 8 बार, 8 बार नए नए अमीनो एसिड बन सकते हैं भाई, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखो। क्वेश्चन नंबर 16 गाइस क्या कह रहा है, एक डायजोनियम सॉल्ट है बेटा, इसको याद रखना है, डायजोनियम सॉल्ट, ओके। इस डायजोनियम सॉल्ट में A डाला गया और ये बेंजीन बना, और B डाला मतलब एनहाइड्राइड AlCl3 में, देन ये बना। बेटा एनहाइड्राइड AlCl3 कहाँ डलता पता आपको, इससे आंसर निकाल लूंगा मैं इस क्वेश्चन का, इसकी जरूरत भी नहीं है, ऑर्गेनिक तो ऐसे ही चलती है भाई। ये डलता फ्रेडल क्राफ्ट में, फ्रेडल क्राफ्ट, और अगर यहाँ एल्काइल हुआ है तो एल्काइलेशन हुआ है, बस ढूंढो जल्दी सेकंड स्टेप में एल्काइलेशन किधर, ये H3PO2 नो, ये रहा नो नो, चलो आंसर हो गया, क्लियर। ये मैं आपको शॉर्ट में सिखा चुका हूँ कि H3PO2 और इथेनॉल क्या बनाता है, डायजोनियम को बेंजीन बनाता है, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखो। क्वेश्चन नंबर 17 बेटा, क्वेश्चन तो इजी है, पूछा आपसे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग। अब आपको ध्यान रखना यहाँ पर बेटा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का साइन ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसमें, आप कंसीडर करो, इसलिए क्या बोला, इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे कम, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा, ये बोला। अब आप मुझे ये बताइए कि बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब हम करते हैं तो किस चीज़ से डिफाइन करते हैं उसको, क्या चीज़ कंसीडर करते हैं, कौन सा इफेक्ट कंसीडर करते हैं। देखो बेंजीन रिंग ये है बेटा, है ना, और मुझे इस पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है, तो 2 पॉइंट है, ये मैंने पहले भी सीरीज में बताया था क्वेश्चन कि अगर मैंने यहाँ A लगाया, अगर इसका इफेक्ट रहा -I तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर खींचेगा, इसका मतलब रिंग इसको डोनेट नहीं करेगी, ठीक है। और अगर इसका इफेक्ट रहा प्लस में, कुछ भी +I या +M, तो ये डोनेट करेगा, डोनेट करेगा तो रिंग में डेंसिटी इंक्रीज होगी, तो ये रिएक्शन करेगा। अब देखो पहला पॉइंट मुझे ये पता है कि C में क्या लगा बेटा, विड्रॉविंग लगा, ऐसे खींचने वाला, तो C सबसे लास्ट रिएक्शन करेगा, मतलब सबसे लास्ट पहुंचेगा, ढूंढो। B है नो, D नो, नो, C, बस एक ही ऑप्शन से आंसर हो चुका। सबसे जल्दी कौन करेगा, ये, क्योंकि इसमें +M और इसमें भी +M, ये भी लॉन पे डोनेट और ये भी लॉन पे डोनेट, तो इसलिए D सबसे पहले करेगा। D देखो इसमें, यस, क्लियर है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट सीखने में टाइम लगता है और क्वेश्चन में मिनट लगता है। चलो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 गाइस क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ आयंस फ्रॉम द फॉलोइंग दैट आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा ये क्वेश्चन ना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बिल्कुल, और एग्जाम में बहुतों बार आया है। कैसे करेंगे इसको, इनमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकालना है। देखो हमें देखना है कि कौन सा मॉलिक्यूल जो ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन है उसमें स्टेबल नहीं है। बात सुनना भाई, काम से गए शंकर प्रभु, है ना,
बेटा यहाँ ये +4 बना सकता है, ये भी +4, ये भी +4, लेकिन ये +2 और ये +2, ये +4 और +2 दोनों बनाता है। क्लियर? क्योंकि यहाँ लगता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट किसकी वजह से लगता है बेटा? डी ब्लॉक की वजह से। क्लियर है? नीचे डाउन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है, ध्यान रखनी है बात का आपको। तो अगर Pb+2 है स्टेबल, 10+2 है स्टेबल, और 10 कह रहा +4 बन जाए, तो वो कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और फिर से +2 बनाएगा। इसका मतलब 10+4 ऑक्सीडाइजिंग है कहीं? ये रहा एक और है कहीं बेटा Pb, हाँ Pb भी +4 होगा, तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेगा और Pb+2 बनाएगा। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने खींचे, तो उस जहां से 2 इलेक्ट्रॉन आए उसका तो ऑक्सीडेशन हो गया ना, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए। क्लियर? तो इसका मतलब Pb+4 भी ऑक्सीडाइजिंग है। अब बचे क्या? ये अपना आंसर नहीं है, ये नहीं है, इन दोनों में सिंपल सी बात है। चेक करते बेटा, ये बोरोन फैमिली, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, ये +3, ये +3, ये +1, ये +1, ये +1, तो ये +1 में मोर स्टेबल है। अगर ये +3 बना गया तो 2 इलेक्ट्रॉन फिर से लेगा और +1, इसका मतलब ये भी ऑक्सीडाइजिंग हुआ। तो टोटल 3 ऑक्सीडाइजिंग है, 1 2 3, दैट इज द आंसर। बोला क्लियर? क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? मैंने क्या बोला? कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लगता है, आंसर में तो सेकंड लगते हैं बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर, बेटा दुनिया जानती है क्लोरीन। ओके, एक चीज और ध्यान रखनी है आपको क्लोरीन के बारे में, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ध्यान रखना बच्चों, क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी सबसे हाई। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 गाइस, क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर 20? रिएक्शन ऑफ अमोनिया, अमोनिया की रिएक्शन करनी है बेटा Cl2 से, क्या बनेगा? बहुत सिंपल सी बात है, ये इस पर अटैक करा जाएगा, क्लोरीन लगता चला जाएगा, 3 ये निकलेंगे, दैट इज NCl3 + 3HCl बनता है। दुनिया जानती है इसको, ओके, क्योंकि क्लोरीन नाइट्रोजन इसको तोड़ता है। कैसे बच्चों? देखो आप इसको ऐसे समझो, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट टूटा है ना। अगर ये मैंने लिखा यहाँ पर कितने टाइम से? 3 टाइम्स है, तो 3 बार होगा, तीनों हाइड्रोजन गायब, दैट इज क्लियर हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल आयन और मेटल इन एक्वस सॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड ऑन। बेटा थ्योरी का क्वेश्चन है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्वस सॉल्यूशन में मेटल का डिपेंड किस किस पर करता है। देखो जिस पर डिपेंड करता है, हाइड्रेशन ऑफ गैसेस बिल्कुल करता है बेटा, आयनाइजेशन बिल्कुल करता है, सब्लिमेशन बिल्कुल करता है। तो 3 पॉइंट याद रखने चाहिए तुम्हें, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट जो ये वाला है, आयनाइजेशन ऑफ मेटल, नहीं सॉलिड, हाँ आयनाइजेशन ऑफ मेटल सॉलिड बिल्कुल नहीं करता बेटा, ध्यान रखना है, सॉलिड का नहीं करता, गैसियस आयन का करता आयनाइजेशन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा बेटा? आपसे पूछा किस प्रोसेस में डज नॉट एंट्रोपी डिक्रीज, मतलब इंक्रीज होगी। ध्यान से सुनना बेटा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एंट्रोपी होती क्या है? पहले तो ये देखिए क्या होती है बेटा, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, मतलब एक डिसऑर्डर होता है, डिसऑर्डर ऑफ पार्टिकल्स। जैसे अगर मैं इसको समझाना चाहूँ, देखो सॉलिड है, सारे पार्टिकल्स एक जगह रहते हैं, लिक्विड में पार्टिकल्स दूर दूर भागते, नहीं बता सकते कौन सा पार्टिकल किधर, और गैस में तो बिल्कुल पता नहीं चलता। तो मोर डिसऑर्डर, जिसमें एक्यूरेट नहीं बता सकते कि कितने पार्टिकल कहाँ कहाँ कैसे प्रेजेंट है, किसमें है जरा बताइए, वो सारे गैस में है ना। तो हम कहेंगे एंट्रोपी सबसे ज़्यादा किसकी है? गैस की होती है बेटा, और सबसे कम 0 किसकी? सॉलिड की है सबसे कम। अब देखिए पूछा डज नॉट डिक्रीज, मतलब इंक्रीज होगी। तो जब फ्रीज करेंगे वाटर को आइस में, मतलब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एंट्रोपी डिक्रीज होगी, यस डिक्रीज होगी भाई।
इसमें पूछा नॉट, तो अपना आंसर ये नहीं है। फ्रीज किया और कम टेम्परेचर पर तो भी डिक्रीज होगी, ये भी अपना आंसर नहीं है। बेटा यहाँ नाइट्रोजन के गैस के मॉलिक्यूल 1, यहाँ 3, टोटल कितने 4, लेकिन यहाँ कितने 2, तो भी डिक्रीज। एडजॉर्प्शन ऑफ CO गैस ऑन लेड सरफेस, भाई गैस को अगर एडजॉर्ब करेंगे हम तो उसकी डिग्री ऑफ रैंडमनेस क्या होगी, डिक्रीज। दैट इज आंसर एक ही बच्चा, डिसोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर। बिल्कुल, जब हम NaCl को वाटर में डालते तो डिसोसिएट होता है और वो उसमें डिसॉल्व हो जाता है। दैट इज एंट्रोपी इंक्रीज, मतलब डेल एस पॉजिटिव। बोलो क्लियर बात, क्वेश्चन समझ में आया। चलो क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 गाइस, देखो क्या कह रहा है। Kp और Kc आपको बता रहा है इस रिएक्शन का। बेटा हमको Kp और Kc का रिलेशन पता है ना, KCRT डेल N, यही है ना बेटा। Kc को इधर लेके जाओ, Kp बाई Kc इक्वल टू RT डेल N। अब डेल N क्या है बेटा, नंबर ऑफ डिफरेंस है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ये प्रोडक्ट अपॉन माइनस रिएक्टेंट है ना। तो डेल N कैसे निकालेंगे बेटा, कितने मोल्स है यहाँ पर, 1 मोल्स माइनस यहाँ कितना बेटा 1 ये है और माइनस में 1 ये भी है, क्या है 1/2 इक्वल टू कितना आएगा भाई, माइनस माइनस इसको प्लस करो तो इधर जब भी प्लस होना था बेटा कितना आएगा, ये 3/2 आएगा इक्वल टू ये कितना बचा, फिर से -1/2। क्लियर। अब ये RT जो है ये -1/2 है बेटा, लेकिन माइनस में तो नहीं है यहाँ पर, तो क्या मैं इसको 1/, कर दूँ ऐसे, क्या आएगा 1/- √RT। बोलो बात क्लियर। यस, दिस इज द आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बेटा, 2NOCl 2NO और Cl2 यहाँ से डेवलप हुआ, मतलब ये डबल है दोनों और ये हाफ ही बना है इनके कंपैरिजन में, है ना। ये कह रहा है एक्सपेरिमेंटली 2 मोल्स, अगर इसका 2 मोल्स है, देखो NOCl 2 है तो इनिशियली बेटा इसका 2 मोल्स है, तो इनका क्या होगा 2NO प्लस Cl2 का, इसका 0 होगा फिलहाल। ये कह रहा है इन ए 1 लीटर फ्लास्क, ठीक है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO आफ्टर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड वाज फाउंड टू बी 0.4। मतलब जब मैंने इस 2 में से 0.4 हटाया तो ये 0.4 ही बना, कितना बना 0.4। तो बेटा ये कितना बनेगा, क्योंकि ये तो डबल था तो ये 0.2 बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये डबल था भाई, 2NO था ना, तो जब ये 0.2 रहेगा तो डबल इसको करोगे तो 0.4 आएगा, ये आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल राइट। अब सुनो क्या कह रहा है, ये कह रहा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 30 डिग्री सेल्सियस। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना, मतलब Kc इक्वल टू क्या होता है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसमें से इसको माइनस करो बेटा, क्या आएगा, 1.6 आएगा, मतलब रिएक्टेंट अपना इतना है। तो प्रोडक्ट निकालो पहले, कितना बच्चों 0.4 का स्क्वायर इंटू 0.2 और अपॉन में 1.6 का स्क्वायर। क्लियर बेटा, इसका स्क्वायर हो गया। अब देखो सॉल्व करो इसको, 0.4 इंटू 0.4 लिखो इंटू 0.2 अपॉन 1.6 इंटू 1.6। क्लियर। देखो पॉइंट से पॉइंट हटाओ बेटा, 2 पॉइंट से 2 पॉइंट हटा दिया हमने। ठीक है, एक ये हट गया और एक ये हट गया। डिवाइड करो जल्दी से जल्दी, 4 चौके 16, 4 चौके 16 है ना, और 2 से इसको करो, 2 से ये 1 और 2 से 2 4, 4 दूनी 8, 1 और 8 बेटा ये आएगा 1 ना जाने के 0 पॉइंट, फिर से 0 आएगी 125। क्लियर। इसने कहा 10 की पावर 4 ऑलरेडी है, तो इसका मतलब 125 इंटू 10 की पावर -4, तो 125। क्लियर। नोटो किधर है बेटा, 100, 50, 125। यस, दिस इज द आंसर। क्लियर है। कॉन्सेप्ट सीखने में टाइम लगता है, आंसर लाने में सेकंड लगता है। चलो क्वेश्चन नंबर 25।
क्वेश्चन नंबर 25 बेटा थ्योरी से क्वेश्चन है, तुम्हें याद रखना है, तुम्हें याद करना पड़ेगा। ओके, इसके सिवा कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्या कह रहा है, क्रोमाइल से रिएक्शन, क्रोमाइल अल्कोहल से कौन, CrO5। बेटा जब भी CrO5, अमाइल अल्कोहल क्या होता पता है, दिस इज अमाइल अल्कोहल, इसका IUPAC नाम पेंटेनॉल, 10-1-ऑल। ओके, जब ये CrO5 से रिएक्शन करता है तो बेटा ब्लू कलर देता है। याद रखना तुम्हें, कैसा कलर देता है, ब्लू कलर देता है, याद रखोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बेटा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि JEE नीट हो और ये क्वेश्चन ना पूछे। इस टाइप का क्वेश्चन इनका फेवरेट है भाई, ध्यान से करके जाना, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन डाला है इसीलिए सीरीज में, देखो क्या कहता है। फॉलोइंग एक डाटा गिवन होगा हमें ऐसा, ठीक है, एक रिएक्शन गिवन होगी, ये पूछेगा ऑर्डर बताइए इस रिएक्शन का NO के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, ऑप्शन ए में गिवन होगा फर्स्ट, ऑप्शन बी में गिवन होगा सेकंड, ऑप्शन सी में गिवन होगा 1.5, ऑप्शन डी में गिवन होगा 3, ठीक है। या फिर 0 हो सकता है। आपसे ये पूछेगा, देखो बहुत सिंपल तरीके से करेंगे, ठीक है भाई। हमें पता है रेट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही होता है। रिएक्टेंट है 2 इसमें, कौन कौन सा, एक NO और दूसरा H2, ठीक है। दोनों की पावर 2 है, उससे डजेंट मैटर। ये रेट मेरा R1 क्योंकि इसने 3 एक्सपेरिमेंट किए हैं, ठीक है। तो रेट 2 भी क्या होगा बेटा, रेट 2 क्या होगा, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसी के ही है बच्चों, NO। चलो मैंने ऑर्डर लिखा तो इसको X कर दिया, इसको Y कर दिया, तो इसको भी X किया और H2 इसको Y किया। क्लियर। अब तुम्हें क्या काम करना है पता है, देखो इनमें से ना चाहे तुम तीनों का लिख लो, रेट 3 लिख लो, क्या आएगा, NOX और H2Y। जो एक कॉन्सेंट्रेशन किसी एक की, चाहे NO की चाहे H2 की, जो कैंसिल होती हो ना उसको लीजिए। जैसे देखो अगर मुझे पता है कि इन दोनों को अगर डिवाइड करूँगा तो 1 आएगा, इन्हीं दोनों को ले लो, मतलब ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ये 2, हम क्या करेंगे, डिवाइड एक्सपेरिमेंट 2 बाई एक्सपेरिमेंट 1, ठीक है। देखो 2,4 रेट है बेटा, अपॉन इसके रेट से डिवाइड कर, सॉरी रेट ये है, तो 2,1 इंटू 10 की पावर -8 और डिवाइड में कितना बेटा, 7 इंटू 10 की पावर -9 इक्वल टू इसके रेस्पेक्ट में NO ये है, तो क्या आएगा बच्चों, 24 इंटू 10 की पावर -5 अपॉन 8 इंटू 10 की पावर -5, ये X और ये Y क्या है बच्चों, 8 इंटू 10 की पावर -5, 8 इंटू 10 की पावर -5 Y। NO के रेस्पेक्ट में बताना था तो NO का डिफरेंट लेंगे, Y को काटेंगे। Y के रेस्पेक्ट में पूछता तो Y को डिफरेंट लेते और X को काट देते, ध्यान रखना है। तो मैंने X NO के रेस्पेक्ट में लिया इसलिए NO को डिफरेंट लिया, बेटा ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो ये 8 है, अगर मैं इसको कर दूं, कितना था, 2.1 था ना, अगर मैं इधर 9 कर दूं तो बेटा ये क्या बनेगा, 21 बनेगा या नहीं बनेगा, इंटू 10 की पावर -9 अपॉन 7 इंटू 10 की पावर -9, 9 से ये कैंसल, 7 × 21 इक्वल टू 5 से 5 कैंसल, 8 × 24, बेटा ये आया 3 की पावर 1 इक्वल टू 3 की पावर x। बेस सेम है इसलिए x इक्वल टू 1। तो ये रिएक्शन किस ऑर्डर की है बच्चों, NO के रेस्पेक्ट में ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है। क्लियर, समझ में आया। देखो किधर है, पहला ही ऑप्शन है, चलो हो गया आंसर। क्लियर है। अगर वो आपसे H2 के रेस्पेक्ट में पूछता तो हम इन वैल्यूज़ को लेते ताकि ये वैल्यू आपस में कट जाए, ठीक है। जरा बताओगे वैसे भी क्या होगा ये बेटा, 8 चौक 32 फोर्थ ऑर्डर को, और 21 चौका 84, मतलब फोर्थ ऑर्डर की होती रिएक्शन फिर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 को थोड़ा सा घुमाया गया लेकिन बहुत ज़्यादा इजी है, 1 सेकंड का आंसर है बच्चा। देखो
ट्रांसफॉर्मेशन अकरिंग इन डोमास मेथड, ठीक है। इससे मुझे ये पता चलता है कि मुझे कितना मोल CuO चाहिए, कितना N2 निकलेगा और कितना कॉपर यहाँ से निकलेगा, ये तो पता चलता है। लेकिन इसने पूछा क्या है यहाँ पर Y, तो Y तो बेटा मैं वैसे भी निकाल सकता हूँ। कैसे भाई, ये ना हाइड्रोजन इसमें कहीं और है या नहीं, ये बताइए मुझे। नहीं है ना, हाइड्रोजन केवल यहाँ बच्चों। अगर ये 7 हाइड्रोजन है तो बेटा यहाँ Y भी 7 ही तो होना चाहिए, 7Y2H2, तभी तो ये 7 बनेगा हाइड्रोजन। बोलो बस हो गया। किधर है ये रहा, कुछ देखने की जरूरत नहीं थी आगे। कॉन्सेप्ट स्मार्ट तरीके से अप्लाई करो, आंसर बेधड़क आएगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 बेटा, आपको एक रिएक्शन सीक्वेंस दिखाया गया कंप्लीट, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज लगाकर। तो आपको ये समझना है कि इस रिएक्शन में पूछा क्या, डेल्टा G पूछा बेटा, और डेल्टा G इक्वल टू -NFE0 होता है ना। ध्यान से सुनना, जब ये डेल्टा G माइनस में वैल्यू आती है, ई सेल मुझे प्लस में गिवन है यहाँ पर पॉजिटिव में, ठीक है, तो आंसर माइनस में आना चाहिए, और माइनस में आएगा तो इन प्लस वाली वैल्यूज को हटा दीजिए। अब बचे 2, सॉल्व कर लेंगे। कैसे बेटा, सबसे F की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है, 96500 कूलम फिक्स है बेटा। ई नॉट आपको गिवन है कितना, 0.53 है ना। चाहिए क्या मुझे, N चाहिए बच्चों। N कैसे निकालेंगे, देखो भाई मेरे पास में 1/H2 है और प्लस में Ag, ये क्या हो रहा है, रिडक्शन ही तो हो रहा है इसका भाई, यहाँ से इसका रिडक्शन हो रहा है और H2H प्लस में बन रहा है। तो देखो अगर मैं केवल H2 डालता तो एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देता, यहाँ तो H2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसलिए मुझे इसको हाफ करना पड़ेगा, ताकि यहाँ से कितने H जाएँ, केवल एक H प्लस और एक Ag सॉलिड बन जाए। ये एक्वस और ये गैस है, ये एक्वस। क्लियर है बात, कंसेप्ट समझ में आया। तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ Ag की तरफ, 1 इलेक्ट्रॉन है ना। तो N की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, N की वैल्यू 1 रख दीजिए। क्या आएगा, डेल्टा J इक्वल टू -1 इंटू 0.53 इंटू 96500। सॉल्व करो जरा, आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 5 नाम 45 से ऊपर, मतलब 43 तो कभी नहीं आने वाला फिर तो, है ना। तो फिर तो यही बचा बेटा 51.4 माइनस का। क्लियर है, समझ में आया कैसे किया मैंने। देखो जब मुझे पता है 5 से बेटा 5 नाम 45, 45 तो ऑलरेडी आ गया, अब 45 तो उससे ज़्यादा ही आ सकता है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई तो इधर से स्टार्ट होती है। क्लियर, तो ज़्यादा में यही वैल्यू है बस। चलो हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, क्वेश्चन नंबर 29 बेटा, ऐसे क्वेश्चन आजकल जेई और नीट के फेवरेट हो गए बेटा, ध्यान रखना। मैं गारंटी से कह सकता हूँ इस बार 2026 में नीट में 101% मिलना है इस टाइप का क्वेश्चन, और जेई में तो अभी भी आया था, इस बार भी आएगा, नो डाउट, कोई रोकने वाला नहीं है। देखो क्या कह रहा है, इन द एस्टिमेशन ऑफ ब्रोमीन इतने ग्राम सैंपल, मतलब सैंपल का जो वेट है बेटा, सैंपल वेट वो कितना गिवन है मुझे, 0.5 ग्राम, ठीक है। और AgBr का वेट कितना मिला मुझे, 0.40 ग्राम। कह रहा परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन बताइए इसमें कितना। देखो बहुत सिंपल, किस तरीके से सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना बेटा। कॉमन अगर मैं करूँ AgBr, तो इसमें कितने ब्रोमीन है, 1। अब एक AgBr का वेट कितना है, Ag का 108 और ब्रोमीन का 80, तो टोटल कितना हो गया 188। इसका मतलब 188 में ये होता है 80 ग्राम, तो बेटा 1 ग्राम में कितना होगा 80/188, तो 0.4 ग्राम में कितना होगा, मल्टीप्लाई करो 0.4, और परसेंटेज निकालना है तो इसके डिवाइड में 0.5 इंटू में 100। अब आएगा धड़ाके से आंसर, पॉइंट से पॉइंट काटो, क्या बचा भाई, 5 से 20 पंजे 100, आगे 8 से होता है 4 7 28, 8 से कट जाता है भाई, है ना। 8 धारे 80, 8 दूनी 16, और नहीं 8 से नहीं कटता भाई, नहीं कटता 4 से जाएगा, 4 से जाएगा,
4 चौक 100, 4 7 28, यस 4 से ये 20 और 4 से 4 चौके 16, 2 बचे 4 7 28। आगे कुछ भैया 20 20 400 और 400 चौका 4 चौक 16 है 160, ये ले है ना। अब अगर मैं इससे डिवाइड कर दूँ, देखो अगर यहाँ 40 होता, तरीका देखना भाई, अगर यहाँ 40 होता तो ये आंसर इसका 40 ही आता, लेकिन ये 47 तो 40 से कम आएगा। देखो 40 से कम है कहीं बेटा, ये 22 है, ये तो बहुत ज़्यादा कम है, हटाओ 48 हटाओ, ये हटाओ 44 34। क्लियर, स्मार्ट तरीके से स्मार्ट वर्क काम आएगा बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 30 देखो, लास्ट क्वेश्चन बेटा और क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। इसके बाद यहीं पर सीरीज को फिनिश करेंगे, ठीक है बेटा। जितना हो सके ना चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, बिना लाइक शेयर सब्सक्राइब के तो मोटिवेशन नहीं आता, ठीक है। जैसे आपको कंटेंट के बिना मोटिवेशन नहीं आता ना, जब क्वेश्चन नहीं बनते तो मोटिवेशन खत्म, जैसे ही क्वेश्चन बनने स्टार्ट आपको मोटिवेशन आ जाता। और हमारा मोटिवेशन क्या है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मोटिवेशन बनेगा, ठीक है। और शेयर करो, लाइक भी करो, और कमेंट, आंसर का कमेंट जरूरी है, सबसे ज़्यादा जरूरी। देखो ये करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, पहले मैं आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पहला पॉइंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम, एटम का साइज। देखो एक और, नेगेटिव चार्ज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन न्यूट्रल। अब ध्यान से सुनना भाई सारे पॉइंट, ठीक है। फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन ऑक्सीजन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम, दिस इज रॉन्ग। नेगेटिव चार्ज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन न्यूट्रल, गलत गलत, दिस इज द राइट। क्लियर, एक कॉन्सेप्ट सीखा 1 मिनट, आंसर आया 1 सेकेंड में। क्लियर हुआ। चलो बच्चों, तो 30 क्वेश्चन हमने यहाँ पर किए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे सारे। फिर मिलते हैं आपके लिए एक 9th सीरीज के साथ कल, तब तक के लिए देखते रहिए IFA IIT JEE बाई प्रजापति सर। थैंक यू वेरी मच।